सभी को नमस्कार। आप सभी का सीआरसी लखनऊ के इस आभासी पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सीआरसी लखनऊ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को निरंतरता के साथ आप सभी के बीच दिन प्रतिदिन के दैनंदिन क्रियाओं के अंतर्गत होने वाले बौद्धिक उत्सर्जन भावित क्रियाओं के श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला को बृहदोत्तर भाव में विकसित करने हेतु एवं प्रत्येक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु अपने उद्देश्यों को विधिवत भावों में पूर्ण करने के मनोभाव से निरंतरता के साथ आप सभी के बीच लेक्चर सीरीज क्रमिक रूप में ला रहा है। उसी क्रम में आज के इस अवसर पर एक विशिष्ट विषय चैलेंज फेस्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी एट वर्क प्लेस एमिड कोविड-19 एक अत्यंत ही वैशिष्टतापूर्ण विषय और विशिष्टता से युक्त विषय की वैशिष्टता को प्राप्त करते हुए एक ऐसे चिंतन प्रचिंतन तथा जानने समझने और उसे प्रशिक्षणात्मक भाव में उतारने हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण विषयार्थी के रूप में विषय के रूप में चिंतन को प्राथमिकता प्रदान कर और उस पर बड़े ही मनोभाव से अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ने के लिए आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। प्यारे मित्रों, आज के विषय पर अपनी वैशिष्टता रखने हेतु हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्री सत्यवान मिश्र सर, डेमोन्स्ट्रेटर प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जिनके मनोभावों को हम सभी आज सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और आज के इस अत्यंत ही वैशिष्टता से युक्त विषय पर जिनके मनोभावों को हम सभी जानेंगे, समझेंगे और एक चिंतन की धारा को प्राप्त करेंगे, जो चिंतन हम सभी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में अत्यंत ही सहयोगित भाव प्रदान करेगा। जब ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतरता के साथ सेवाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करते हुए उन तक सेवाओं को पहुंचाने हेतु प्रयासरत थे, उस दौरान भी कई बार ऐसा अवलोकित हुआ है आपको, हमको या जो भी इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सभी पुनर्वास व्यवसायिकों को कि कैसे हम इनके सेवा के क्रम को, इनके स्वाध्यायी भाव को और उनके सशक्तिकरण के विशिष्ट भाव को कैसे महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करें, कैसे हम एक ऐसे बिंदु की तरफ बढ़े जैसे हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अधिक से अधिक प्रेरित कर सके, अधिक से अधिक तैयार कर सके। यह समय इस बात है कि हम समय की मांग को समझते हुए अपने प्यारे बेटे और बेटियों को विशेष आवश्यकता वाले जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, जन है, जितने भाई जन है, बहन है या जो भी हमारे पारिवारिक है, तो सभी वैशिष्टतापूर्ण व्यक्तियों तक कैसे आप जनसंचार कार्यक्रमों और भावों को कैसे हम अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचा पाए, जिससे वह स्वनिर्भर होकर के एक बृहद थोड़ा सा बंद कर दीजिए कर सके। तो समय हो चुका है कार्यक्रम का और यह कार्यक्रम आप सभी के बीच, जैसा आपको ज्ञात है, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयू, एनआई, पीपीडी, डीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लेक्चर सीरीज के रूप में रखा जा रहा है। आज का विषय है चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी एट वर्क प्लेस एमिड कोविड-19। आज के कार्यक्रम के
मुख्य वक्ता सत्यवान मिश्र सर, डेमोस्ट्रेटर प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स डॉक्टर शकुंतल सर, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटीसीआरसी लखनऊ, श्री मुकेश कुमार सर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, अरनिया गार्गी खरे, पीएनओ सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपनी मानसिक आशीर्वचन की स्थिति पैट्रॉन्स के रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, और सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर। कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है और मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में सादर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शंकर गणेश सर को, और कार्यक्रम के उद्घाटन क्रम में अपने आशीर्वचन हमारे बीच रखे आदरणीय जी शंकर गणेश सर। जी शंकर गणेश सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी सर। सर आप सर आवाज आ रही है? सर आप आए और अपने आशीर्वचन हमारे बीच रखें। Okay. Sir, on behalf of CRC Lucknow, once again, it's my privilege to welcome all the participants to this webinar on challenges faced by persons with disabilities at workplace amid COVID-19. तो जैसे नागेश्वर ने बताया था, ये कोविड का जो पीरियड पे हम लोग रोज एक ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। एंड हम लोग ये बताएंगे कि मतलब प्रोग्राम का आगे बढ़ने के पहले, इन केस इफ वी इन अ नटशेल इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अबाउट द सीआरसीज, हम लोग को ये पता है कि मतलब इंडिया में अभी फिलहाल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। एंड ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अलग अलग कोने में अपना फंक्शन दे रहे हैं और हर नेशनल इंस्टीट्यूट का एक एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ने सोचा था कि एक्चुअली ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हो वो हर तरह का डिसेबिलिटी को कैटर करे, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो समस्या है उसको फुलफिल करे। सो कीपिंग दिस एज द ऑब्जेक्टिव्स, CRCs have been established as an extension arm of national institutes. अभी देखेंगे कि एक्चुअली वी हैव गॉट अप टू 21 नेशनल इंस्टीट्यूट्स और आगे भी 21 CRCs और आगे भी CRCs आ रहा है। तो एक्चुअली ये CRCs का मेन उद्देश्य यही है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल को ट्रेन करना, और जितने भी जो लोग जो जुड़े हुए हैं, NGOs हो गए हैं, आपका ANMs हो गए हैं, जो भी जो समाज के जो रूट लेवल पे जो काम कर रहा है उनका जागरूकता करना और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट फॉर PWDs को एम्फोसाइज करने के लिए CRCs अपना मेन काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट CRCs आल्सो एम्फोसाइज दैट पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज वो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का राइट्स के बारे में जानेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, दो चैलेंजेस फेस्ड बाय persons with disabilities during COVID-19, it is an important area, क्योंकि हम लोग जो बेसिक हाइजीनिक मेजर्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, persons with disabilities may not be at an advantage to follow all these basic hygienic measures, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का चीज हो गए। तो एक्चुअली उनको कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग एनवायरनमेंट को छूने को मना कर देते हैं। जैसे हम लोग अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे अपना हाथ नहीं लगाते हैं, पर एक्चुअली PWDs को ये सब कुछ अपना आवश्यकता हो जाता है, क्योंकि दे नीड टू टच डिफरेंट थिंग्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल सपोर्ट। और उनका और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने कभी कभी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दे नीड समवन टू मैन ओवर द व्हील चेयर, और जो पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में उनको कभी कभी दिक्कतें हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, और जब वर्किंग प्लेस का बात आ जाता है, आज गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनको फ्री कर दिया गया दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नी नॉट अटेंड ऑफिस, देन दे मे कंटिन्यू देयर वर्क फ्रॉम होम। स्टिल देन it is our duty to know actually what is the extra care जब भी हमारा पास कोई हमारा बीच में कोई PWD एम्प्लॉय काम कर रहा है। सो इट इज आवर ड्यूटी, क्योंकि कोरोना आजकल नहीं जाने वाला है,
it is there to remain for some more period. तो हम लोग को ये करना जरूरी है कि मतलब क्या क्या प्रोटेक्शन देने से we can support persons with disabilities. So in this particular regard, we have got a very experienced speaker in the name in the form of Shri सत्यवान मिश्रा सर, जो यहाँ का स्टाफ है, जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के. सो वी होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम सभी लोग ये जानेंगे व्हाट इज द टारगेटेड मेजर्स फॉर डिसेबिलिटी दैट शुड बी टेकन टू फर्दर गिव इम्पोर्टेंस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और वो लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे. सो आई थैंक्स अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ओवर टू यू मिस्टर नागेश पांडे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. निश्चित ही आप सभी का आशीर्वचन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. अब मैं अविलंब आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सत्यवान मिश्र सर, जो आज के मुख्य वक्ता हैं. आप डेमोन्स्ट्रेटर प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इस फील्ड में आप 20 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं. आज आपका समन्वित अनुभव हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा. आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं सर, आप आए और अपने मनोभाव हमारे बीच रखें. आदरणीय सत्यवान मिश्र सर, माइक अनम्यूट. Thank you, Nagesh ji. I owe my heartily gratitude to the director sir who has given me opportunity to speak on this topic. मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर का, डॉक्टर रमेश पांडे सर का, डॉक्टर गणेश सर का, नागेश जी आपका भी, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स CRC लखनऊ गार्गी मैम का भी, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि इस टॉपिक पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के बीच में रख सकूं. जैसा कि गणेश सर ने और नागेश सर ने बड़े अच्छे से समझाया इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को. कोविड-19 इट्स चैलेंजेस टुवर्ड्स टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एट देयर वर्क प्लेसेस. हम सभी अवगत हैं कि कोविड-19 कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर भी सभी का ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि कोविड-19 का स्प्रेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहला केस 31 दिसंबर 2019 को इसे डायग्नोस किया, इसे पहचाना, और पहली बार उसे पता चला कि एक नया वायरस है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में पूरी दुनिया में फैल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, a report of cluster of cases of viral pneumonia in Wuhan, People Republic of China. चाइना में एक जगह है वुहान, वहां पर न्यूमोनिया के केसेस, काफी केसेस देखने को मिले. उसके बाद से उस पर स्टडी की गई. फिर WHO ने जाकर 31 दिसंबर 2019 को इसे कोविड-19 नाम दिया. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS CoV-2, ये वायरस इसके पीछे मेन कारण माना गया कि इसके चलते ये कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है. जैसा कि न्यूमोनिया की केसेस में होता यही है कि लोगों को बुखार आएगा, सांस लेने में जकड़न होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, थकान महसूस करेंगे. उसी के सिम्टम्स शुरुआत में, जब ये उससे पहले से था, चाइना ने इसे बताया नहीं. WHO ने जब जाना तो वर्ल्ड वाइड इसके इम्प्लीकेशन देखे गए, इसको पकड़ में आया, और धीरे धीरे इसकी स्प्रेड एक केस से शुरू होके पूरे भारत में पिछले साल जब 2020 के आंकड़े देखे गए, लास्ट या अभी इस समय थर्ड वेव 2022 में हम आ गए. 2020 में अपने यहाँ मार्च में लॉकडाउन लगा, तब से लेकर आज तक टोटल अपने देश में 3.95 करोड़ व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 4,90,000 लोगों की मौत भी हुई. ये एक अपने देश के लिए काफी दुखद आंकड़ा था, काफी चैलेंजिंग सीन था, जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसे ग्लोबली पैंडेमिक का नाम दिया गया. एक ऐसी महामारी जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेंगी. हर स्टेट गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट ऑफ दुनिया के हर देश ने
इससे निपटने के लिए अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया। उसके इस्तेमाल से उन्होंने अपने देश की जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन लगाया, उसको रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया, उसके ढांचे को तैयार किया। और जो पहली लहर थी 2020 में आई, 2021 में उसकी दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव, एंड नाउ कुछ दुनिया के ऐसे देश जैसे ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, वहां दुनिया इस कोविड-19 का चौथा वेव भी आ चुका है। अपने यहाँ इस समय ओमिक्रॉन के केसेस एट प्रेजेंट में काफी बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी कोविड-19 का ही एक वायरस है, उसका ही एक सब टाइप वायरस है। पिछले साल डेल्टा के वायरस ने काफी प्रभावित किया था लोगों को। तो कोविड-19 फैमिली जो है वायरस की, इन्फेक्शियस डिजीज की, सार्स वायरस की फैमिली का है, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिस्टम्स फेलियर होता है। और जो सिम्टम्स थे, कॉमन सिम्टम्स जो शुरुआत में पकड़ में आए लोगों के, बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी, थकान महसूस करना, उसके अलावा किसी किसी में स्वाद का चला जाना या लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाना, कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल हो जाना, गले में जकड़न, सोर थ्रोट, सिर दर्द करना, मसल्स और जॉइंट पेन होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन रैशेस, उल्टी की सिम्टम्स या पेट लूज मोशंस का आना, डायरिया, चिल्स और डिजीनेस, या तो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे थे या बहुत ज्यादा उनको ठंडा लग रहा था। सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स में इन सब चीजों के अलावा सांस लेने में दिक्कत भी काफी नोटिस किया गया। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का चला जाना, कंफ्यूजन, दिमाग अपने एक आइडिया पे कंसंट्रेट ना हो पाए, और मोर टेम्परेचर अबव देन 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, जिसे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर नॉर्मल टेम्परेचर लिया जाता है, उससे ज्यादा तापमान रहना शरीर का, उसे भी एक सीवियर कोविड-19 के केसेस में शुरुआत में पहचाना गया। जब तक, क्योंकि अपने देश में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा संसाधनों की उतनी व्यवस्था नहीं है। इसे कह सकते हैं कि हम हॉस्पिटल स्ट्रक्चर हमारा अमेरिका और रसिया, ब्रिटेन या अन्य डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी पीछे है। लेकिन फिर भी जिस तरह की वहां मॉर्टलिटी रेट्स देखने को मिली, वहां लॉकडाउन लगाया गया, उसके बावजूद अपने देश में जैसे ही इसका पता चला, मार्च 2020 से के मिड में 15-16 मार्च के आसपास पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन, टोटली लॉकडाउन कर दिया गया। 2 महीने तक लॉकडाउन चला, 10 दिन, 12 दिन, फिर 15 दिन करके जुलाई में जाके जब लॉकडाउन खोला गया, उन 2 महीने, 2.5 महीने के दौरान हम सब ने लोगों को अपने घरों वापस आते हुए देखा। कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई जो जहां है वो वहीं पे रुकने की बजाय अपने घर लोग भाग रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कोविड-19 के चलते अचानक से लॉकडाउन लिया गया, जो कि अपने देश में पहली बार, इससे पहले भी विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्लेग और जो अन्य महामारियां आई थी, उस समय जरूर लॉकडाउन लिया गया होगा, उस समय जरूर व्यवस्था इस तरह की गई होगी। लेकिन उनको देखने के लिए हमारी पीढ़ी उस समय उपस्थित नहीं थी। जो दृष्टांत मिलते हैं, जो विवरण मिलता है, उससे सबक लेते हुए भारत सरकार ने दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी तगड़ा, काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, और उसके चलते सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सारे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सारी चीजों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। लोगों में बेचैनी हुई। जो संपन्न थे वो तो अपने घरों में सिमट गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था वो अपने घरों से अपने मूल स्थान पर वापस जाने के लिए जिद में लगे रहे। उनके लिए बसों की व्यवस्था विभिन्न सरकारों ने किया, आपसी समन्वय से किया, और धीरे धीरे ये बीमारी जब शुरू हुई, इस बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया, तो लोगों की मौतें भी हुई, जो कि एक दुखद पहलू है। इसमें हमने अपने भी कई साथियों को खोया इस अवधि के दौरान। ये तीसरा साल है इसमें, और इस कोविड-19 के चलते दुनिया के हर सेक्टर में, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रहे हो, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स रहे हो, चाहे सर्विस सेक्टर्स रहे हो,
सबने कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं सभी को कुछ न कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा। एक स्टडी में सर्च कर रहा था इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन के लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट मुझे हाथ लगी, जो ये कहती है कि 2020 के सेकेंड क्वार्टर में 17.3% ग्लोबल वर्किंग आवर्स कम हुए, जो कि कुल मिलाकर 495 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर रखा जा सकता है। तो इस कोविड-19 की व्यापकता को आप समझ सकते हैं कि इस कोविड-19 ने कितने लोगों को अफेक्ट किया होगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2020 itself, total working hours losses were roughly 4 times greater than during the Great Recession in 2009. 2009 में जब विश्व में मंदीकरण आया था, आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा धीमी स्लो इकोनॉमिक रेट हुई थी, उसका 4 गुना ज्यादा इम्पैक्ट इस कोविड-19 ने साल 2020 में अकेले खुद डाला। ग्लोबल लेबर income declined by 8.3% in 2020, amounting to a loss of 3.7 trillion US dollars or 4.4% of global gross domestic product. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में विश्व की आमदनी में, विश्व की आय में 8.3% की गिरावट महसूस की गई, दर्ज की गई, जो कि पूरी विश्व की आर्थिक विकास क्षमता जीडीपी का 4.4% ठहरता है। लेकिन कुछ सबक भी हमको सीखने को मिले। उसी रिपोर्ट में ये आगे भी कहता है कि एम्प्लॉयज हैव कम टू वैल्यू देयर वर्क, लोगों ने अपने काम की महत्ता को जाना। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट हैव बीन मोर इम्पोर्टेंट, लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए परमिशन दिया गया। कोविड-19 में चूंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, ऑफलाइन वर्क ऑफिसेस बंद हो गए, स्टोर्स बंद हो गए, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, इवन दो ग्रोसरी का आइटम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए गए, जिससे लोगों को ज्यादा भटकना ना पड़े। अधिकतर देश की सरकारों ने, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अपने ही देश में ले लीजिए, भारत सरकार ने खुद आगे बढ़कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनके घर तक खाना पहुंचाने के प्रयास किया। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे उनको एक जगह बाहर क्वारंटीन किया गया, बाहर रखा गया, जिससे कि वो एक जगह से, अगर कोई व्यक्ति अपने शहर से चला है, अपने वर्क स्टेशन से चला है, अगर वो मुंबई में काम कर रहा है और उसे लखनऊ आना है, तो स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिन्हें सिर्फ वही लोग आए जो कोविड-19 से अफेक्टेड ना हो। और उनका उस समय चूंकि इतने व्यापक जब शुरुआत हुई थी 2020 में, जब शुरू हुआ तब इस समय उतने टेस्टिंग ट्रेसिंग के साधन नहीं थे, किट्स डेवलप नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका भी विकास किया गया। लोगों में सिम्टम्स के आधार पर उनको परीक्षण करके उनको एक स्पेशली डिजाइन वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स के जो नॉर्मल केसेस थे, नॉर्मल ऑपरेशन प्रोसीजर्स थे, हॉस्पिटल्स में ओपीडी सर्विसेज टोटली बंद कर दी गई। सारा फोकस सिर्फ कोविड-19 के केसेस को देखने पर रहा, और उसका खामियाजा, उसका असर सबसे वल्नरेबल सोसाइटी है, वल्नरेबल पार्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, उनको देखने को मिला। क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी इस मामले में बढ़ जाती है कि आम आदमी तो अपने आंखों से देख सकता है, अपने कानों से सुन सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक दिव्यांग, दृष्टिहीन दिव्यांग जो खुद देख नहीं सकता, उसे अपने डिपेंडेंट, अपने पेरेंट्स, अगर वो फैमिली में है, बच्चा है तो अपने पेरेंट्स के ऊपर आश्रित है। एक मूक बधिर व्यक्ति अगर कुछ देख तो सकता है लेकिन बता नहीं सकता किसी, तो वो भी अपने पेरेंट्स पे आश्रित है, जो कि पहले कोविड-19 आने के पहले अपनी जो भी काम कर रहा था वो सारे संपर्कों से वो टूट गया। सारा डिपेंडेंट उसका, अगर वो मोबाइल यूजर है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो वो मोबाइल चला लेता है, इंटरनेट की फैसिलिटीज का फायदा उठा लेता है, उससे उसको कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए अगर उनके पास डेजी सॉफ्टवेयर है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो अपनी बात किसी दूसरे को बता पाने में भी असमर्थ थे।
अस्थि विकलांगों के लिए, अस्थि दिव्यांगों के लिए वो चल तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन सेंटर्स बंद है। जो व्यक्ति व्हील चेयर का यूज कर रहा है, जो व्यक्ति ट्राईसाइकिल का यूज कर रहा है, अगर उसकी ट्राईसाइकिल में कोई दिक्कत आ गई, एक तो वो घर से जा ही नहीं सकता, उसे घर से जाना नहीं है, जो सारे सामान उसके पास आने हैं, उसको दवा लेनी है, उसको मेडिसिन लेने हैं, उसको दूसरे काम करने हैं, तो या तो वो अपने पेरेंट्स को बताएगा या अपने फ्रेंड्स को बताएगा और वो उसके लिए अरेंज करेंगे। ठीक यही दिक्कत मूक हेयरिंग इम्पेयर लोगों को भी हुई, यही दिक्कत बच्चों को भी हुई, यही दिक्कत बड़े लोगों को। कुल मिलाकर लांसेट एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल, उसकी भी स्टडी मैंने इस टॉपिक को तैयार करने के लिए सर्च किया, तो उस पे एक आर्टिकल मुझे 16 मार्च 2021 का समझ में आया, ट्रिपल जेपर्डी डिसेबल्ड पीपल एंड द कोविड-19 पैंडेमिक। इस नाम से, इस हेडिंग से उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है अपने जर्नल में, जो ये कहता है people with disabilities have been differently affected by COVID-19 because of three factors. First, the increased risk of poor outcomes from the disease itself. Second, reduced access to routine healthcare and rehabilitation. And third, the adverse social impacts of efforts to mitigate the pandemic. पहला फैक्टर जो इस बीमारी के चलते होने वाले प्रभाव, इस बीमारी के दुष्प्रभाव ने खुद गरीबों की जो आउटकम्स थी, इनकम थी, उस पे जो प्रभाव डाला, वो पहला फैक्टर खुद है। दूसरा फैक्टर, जो नियमित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास सेवाओं का फायदा उठाने की थी, उन पे एक्सेस, उन तक पहुंच इन दिव्यांगों की बहुत कम हो गई। और तीसरा, जो जिसने इस महामारी को काफी बढ़ावा दिया, वो ये था कि सोशल स्टिग्मा। अगर किसी के घर में कोविड-19 हो गया तो उसका लोग, क्योंकि बाहर से ही वो क्वारंटाइन हो गया, बाहर से ही उसमें बांस बल्लियां लगा दी गई, लोगों को वो अलग कर दिया गया वो एरिया। अगर एक मोहल्ले में पहले एक केस निकलता था तो भी वो क्वारंटाइन होता था, बांस बल्ले लगा के उसको घेराबंदी कर दी जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो 10 केसेस मिलने लगे, 100 केसेस मिलने लगे, 1000 केसेस मिलने लगे, तो वो लोग अपने को बताने से हिचकने लगे, नहीं बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा बताएंगे तो हमारे घर के बाहर सारे आने जाने के रास्ते प्रतिबंधित हो जाएंगे, हम किसी से इजिली मिल नहीं सकते, किसी से इजिली हम अपनी बातें नहीं रख सकते, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन खैर वो जो भी काम किए गए वो WHO की गाइडलाइंस के तहत किए गए। मिनिस्ट्रीज ने, चूंकि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की कि आइसोलेशन जोन्स बनाने हैं, क्वारंटाइन जोन्स बनाने हैं, उनको क्वारंटीन करना है, किसी को मिलने नहीं देना है, जिससे इन्फेक्शन का रेट ना फैले। क्योंकि दिव्यांग जनों की इम्यूनिटी नॉर्मल व्यक्ति के इम्यूनिटी पावर से काफी कमजोर मानी जाती है, क्योंकि उनमें अफेक्टेड होते हैं लोग कई बीमारियों के चलते। इसी में स्टडी को कहते हुए, आगे बढ़ाते हुए, लांसेट खुद लिखता है कि 10 years ago World Health Organization's World Report on Disability noted that people with disabilities were more likely to be older, poorer, experience comorbidities, and be female. दिव्यांगजन पहले से ही और लोगों के मुकाबले काफी वृद्ध महसूस करते हैं अपने आप को, काफी आर्थिक रूप से निःशक्त महसूस करते हैं, और उनमें दूसरी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा है। Risk of death from COVID-19 between January 24 and November 30, 2020 in England was 3.1 times greater for men with disabilities and 3.5 times greater for women with disabilities than for men and women without disabilities. इंग्लैंड की एक स्टडी की गई जिसका लैंसेट ने जिक्र किया है अपने इस आर्टिकल में। उसने ये कहा है कि ना सामान्य पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले 3.1 गुना ज्यादा डिसेबल्ड पुरुष और 3.5 गुना महिलाएं प्रभावित हुई।
और इनके मृत्यु के चांसेस ये थे, मतलब अगर 100 आदमी में एक आदमी की डेथ नॉर्मल है, वो मर रहा है, तो 3.5 महिलाएं, 4 महिलाएं और 3 पुरुष जो किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उनकी मृत्यु हुई। People with intellectual disabilities living in congregate residential settings, मानसिक रूप से संबंधित दिव्यांगजन जो कि उनके सामने काफी चैलेंजेस रहते हैं, और वो एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ की इन सारी सुविधाओं का उपयोग वो नहीं कर सकते। रेलिवेंट मेनली टू हाई इनकम सेटिंग्स, अगर साधन संपन्न व्यक्ति हैं तब तो उनके पास सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर साधन नहीं है तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स की। Had a higher risk of death from COVID-19 than people without disabilities. But even if in household settings, people with intellectual disability have an increased risk of COVID-19 deaths. COVID-19 के चलते होने वाली डेथ्स हाउसहोल्ड सेटिंग्स में भी देखने को मिली। Worldwide, disasters and emergencies often disproportionately impact the disability community itself, and this pandemic is no exception. सामान्य हालत में भी सबसे ज्यादा प्रभावित और किसी बीमारी से होते हैं तो दिव्यांगों में संख्या वो ज्यादा देखने को मिलती है, और कोविड-19 ने इसको और बढ़ा दिया। People with disabilities have faced many barriers to inclusion in COVID-19 response. The lockdown measures societies have taken during the COVID-19 pandemic have meant people with disabilities are worse off and more excluded. लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग जिसे कह सकते हैं तो वो दिव्यांगों ने अपने आप को महसूस किया। If lockdown and curfew are enforced through aggressive actions by security forces, as in some countries in Southern Africa, then people with disabilities who may need to access health care or pharmacies are penalized. कई देशों में तो ऐसी हालत थी कि जो डिसेबल्ड अगर चिकित्सा सेवाओं का फायदा उठाना चाह रहा है, वो जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आर्थिक दंड का भुगतना पड़ा। दक्षिणी अफ्रीका के देशों में ये सिचुएशन अपने यहाँ तो कम थी, अपने यहाँ चूंकि लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे और सारे हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो कि कोविड-19 के गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इटसेल्फ निकाले थे। Comprehensive Disability Inclusive Guidelines for Protection and Safety of Persons with Disabilities during COVID-19 Government of India has declared the situation arising out of COVID-19 as a national disaster, and necessary guidelines have been issued under the National Disaster Management Act 2005. अपने यहाँ इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोडल ऑन हेल्थ इश्यूज, उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए जनरल पब्लिक हेल्थ वर्कर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए, अवेयरनेस मटेरियल बनाया गया, एडवाइजरी ऑन मास गैदरिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग उसके लिए सलाह दी गई, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग टेलीमेडिसिन प्रैक्टिसेस फॉर पेशेंट केयर। While COVID-19 is impacting the entire populations, persons with disabilities are more vulnerable to the disease due to their physical, sensory, and cognitive limitations. As such, there is a need to understand their disability-specific requirements, daily living activities, and take appropriate and timely measures to ensure their protection and safety during situation of risk. As Section 8 of RPWD Act 2016 guarantees equal protection and safety of persons with disabilities in these situations. हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का अनुच्छेद 8 सभी दिव्यांगजनों के लिए समानता के उनके अधिकारों की रक्षा की बात करता है। It also mandates disaster management authorities at district, state, national levels to take measures to include persons with disabilities in disaster management activities and to keep them duly informed about these. उसके तहत जो गाइडलाइंस इशू की गई मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को ये क्लियरली बोला गया कि चाहे वो जिले के लेवल पे करें या राज्य के लेवल पे करें या राष्ट्र के स्तर पे, हर कमेटी में एक दिव्यांगजन को जरूर शामिल करें जो
अगर उनको शामिल नहीं कर सकते हैं तो उस समुदाय को, उस विशेष व्यक्ति को जो कि किसी न किसी दिव्यांगता से प्रभावित है, उस तक सारी जानकारियां पहुंचे। सितंबर 2019, इन सितंबर 2019, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, Union Ministry of Home Affairs issued National Disaster Management Guidelines on Disability Inclusive Disaster Risk Reductions in line with the above provisions. Further, recently on 24th of March 2020, Ministry of Home Affairs has issued guidelines for various authorities so as to prevent spread of COVID-19 for a period of 21 days starting from 25th of March 2020. 25 मार्च 2020 से अपने यहाँ लॉकडाउन और ये सारे मेजर्स अपनाए गए, जो पहले 21 दिन के लिए थे, फिर 1 महीने के लिए हुए, फिर धीरे धीरे उनको टाइम टू टाइम समीक्षा करने के बाद उनको बढ़ाया गया। और इसमें जो अथॉरिटी थी, जो जिम्मेदारी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Ministry of Home Affairs are applicable to all citizens. The following measures are suggested which need to be acted upon by various state or district authorities to give focused attention to protection and safety of persons with disabilities during COVID-19. सारी ये जिम्मेदारी उन्होंने COVID-19 के दौरान services offered and precautions to be taken should be available in simple and local language. अगर वो बंगाल का रहने वाला है तो उसे वो बंगाली में समझाया जाए, अगर वो बिहार में रहने वाला है तो उसे वहाँ की स्थानीय भाषा में समझाया जाए, उड़ीसा में रहने वाला है तो उसे उड़िया में समझाया जाए, हिंदी में है, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले तो उसे हिंदी में समझाया जाए, पंजाब में रहने वाले लोग हैं तो उनको गुरुमुखी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में दिया जाए। और साथ ही साथ जो दृष्टिहीन दिव्यांग हैं उनके लिए ये सारा मटेरियल ब्रेल या ऑडिबल टेप्स के फॉर्म में उनके सामने दिया जाए। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की मदद लेकर के जो तैयार किया जाए और उसे विजुअल फॉर्म में उनके पास पहुंचाया जाए। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हु वर्क इन इमरजेंसी एंड हेल्थ सेटिंग्स शुड बी गिवन द सेम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन एज अदर हेल्थ केयर वर्कर्स डीलिंग विद कोविड-19। कोविड-19 के दौरान लगे हुए सेवाओं के विभिन्न क्षेत्र में लगे हुए, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों की तरह ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भारत सरकार ने जारी किए। All persons responsible for handling emergency response services should be trained on the rights of person with disabilities. अगर इस तरह के साधन नहीं है, उनको दिव्यांगों के क्या अधिकार हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या उनको चाहिए, अगर उसकी जानकारी किसी आम व्यक्ति को नहीं है या किसी लोकल डॉक्टर को नहीं है, लोकल हॉस्पिटल स्टाफ को नहीं है, तो उसे पहले उनसे अवगत कराया जाए। आपातकालीन सेवाओं का फायदा जो दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी ये सारी चीजें बताई जाए। Relevant information or support to person with disabilities should be a part of all awareness campaigns. जितने भी जागरूकता कार्यक्रम चले उनमें दिव्यांगजनों को किस तरीके से मदद दी जा सकती है उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक आइडिया उसको जरूर रखा जाए। During quarantine, essential support services, personal assistance, and physical and communication accessibility should be ensured. Example: blind persons, persons with intellectual mental disability are dependent on caregiver support. क्वारंटीन के समय में दृष्टिहीन दिव्यांग हो या मानसिक रूप से अक्षम दिव्यांग हो, उसको अपने केयर गिवर जो उनकी सहायता करते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सपोर्ट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। May seek assistance for rectification of fault in their wheelchair and other assistive devices. अगर उनको अपने व्हीलचेयर में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है तो उस समय उनको कराया जाए, उनको दिया जाए। केयर गिवर of person with disabilities should be allowed to reach person with disabilities by exempting them from restrictions during lockdown or providing passes in a simplified manner on priority. क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने आने पे प्रतिबंध था, तो ऐसे लोगों को अगर उनको जरूरत है, दिव्यांगों को जरूरत है, उनके केयर टेकर्स को जरूरत है, तो उनके लिए अलग से पास इशू किए जाए और उसमें उनको उस जगह तक जाने में जहां से उनको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, अपनी सेवाएं ले सकते हैं, वहां तक जाने से न रोका जाए। इस तरह की काफी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ने टाइम टू टाइम इशू किए और सारी जिम्मेदारी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को दी गई। इसके अलावा एनजीओस का सपोर्ट लिया गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लिया गया,
जहाँ जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लिया गया, और सारी जिम्मेदारी को देखभाल करने के लिए स्टेट कमिश्नर्स फॉर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो राज्य आयुक्त, उनको ये जिम्मेदारी देते हुए State commissioners for persons with disabilities should be declared as the state nodal authority in respect of persons with disabilities. They should be the overall in charge to resolve disability-specific issues during the crisis period. They will coordinate with the state disaster management authority, health, police, and other land departments, as well as district collectors and district level officers dealing with persons with disabilities. They will be responsible to ensure that all information about COVID-19 public restriction services offered are available in local languages in accessible formats. ये सारे दिशा निर्देश समय समय पर भारत सरकार जारी करती रही। और एक स्टडी, क्योंकि अब जो आज का टॉपिक है हमारा कि कार्य क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा चूंकि मैंने बताया कि ILO की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट खुद मानती है कि 495 मिलियन फुल टाइम जॉब्स चली गई दुनिया से सेकेंड क्वार्टर 2020 के दूसरे तिमाही में, जो अप्रैल मई जून या मई जून जुलाई का तिमाही का जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 इटसेल्फ 17.3% की गिरावट रोजगार के दृष्टि से महसूस की गई, जो इसमें ग्लोबल वर्किंग और पूरी दुनिया के काम करने के घंटों में 17.3% की गिरावट महसूस की गई, जो कि कुल मिलाकर 495 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर बैठते हैं। इतने लोगों ने अपने नौकरी, अपने रोजगार उस अवधि में खोए। इसका इम्पैक्ट सिर्फ कॉमन आदमी पे नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभावित जो तबका था वो पीपल्स विद डिसेबिलिटी ही था, पर्सन विद डिसेबिलिटी ही था। और उसके रीजंस, क्योंकि अभी लैंसेट की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था उसमें भी उसने यही बताया। कई जगह तो उसने ये लिखा है कि when assistive technology not prescribed, maintained or repaired, people with disabilities are rendered dependent. इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी लॉकडाउन के कि उसमें कोई जा नहीं सकता था। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति की जो ट्राइसाइकिल पे चल रहा है, कोई व्हीलचेयर पे चल रहा है या कोई आर्टिफिशियल लिम्स यूज कर रहा है, वो अगर टूट जाए, उसका ज्वाइंट अगर गड़बड़ हो गया, मान लीजिए प्रोस्थेसिस यूज कर रहा है, राइट अपनी प्रोस्थेसिस यूज कर रहा है, और जयपुर फुटी मान लीजिए जयपुर फुटी यूज कर रहा है वो, और पंजा टूट गया उसका, बिलोनी एम्पुटी है, तब तो वो खैर पंजे को किसी तरह से टेप लगा के, तार लगा के, कुछ पेंच लगा के, ग्लूफिक्स लगा के वो बांध देगा, चिपका लेगा। लेकिन अगर उससे अच्छा वाला लिम्स है उसके पास, हाईटेक लिम्स हैं जिसमें उसके नी जॉइंट अफेक्टेड हो गए, नी जॉइंट टूट गए, किसी तरीके से वो कहीं जाते जाते गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, उसे चोट आ गई, तो उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है जिसको पहन करके वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। इंडोर मोबिलिटी के लिए तो चलिए बैसाखी का प्रयोग कर लेगा, व्हीलचेयर पे चल लेगा, लेकिन जब ये लॉकडाउन की पोजीशन धीरे धीरे खुली, और जैसा कि गणेश सर ने शुरुआत में बताया कि सबको वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश दे दिया गया, बोल दिया गया, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस ऐसे रहते थे कि अगर कोई किसी की जब जरूरत पड़ी, फोन किया गया, चूंकि अल्टरनेट डेज पे बुलाने की व्यवस्था की गई, जरूरत पड़ी तो उनको भी बुलाया गया। ऐसी स्थिति में अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति जो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे है या लोअर पोस्ट पे है, वो काम कर रहा है, उसे वहां तक जाना है और उसके पास वो चीज नहीं है, प्रोसेस का जॉइंट खराब हो गया, तो उसे उस रिहेबिलिटेशन सेंटर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और 4-5 महीने 2020 के जो मार्च से लेकर जून जुलाई अगस्त तक के थे, सारे साधन, सारे पुनर्वास केंद्र, सारे क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या इवन द हॉस्पिटल सिर्फ कोविड-19 के केसेस ही देखे जा रहे थे, और इस तरह के सामान्य केसेस को देखने के लिए वहां कोई व्यवस्था उस समय तक नहीं की गई। बाद में धीरे धीरे सिचुएशंस कुछ कंट्रोल में आई, तो प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के उनको इंस्ट्रक्शंस के साथ
धीरे धीरे वो काम शुरू किया गया, खोला गया अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि दिव्यांग हैं और दिव्यांगों के साथ ऑनलाइन फैसिलिटी काम नहीं करती। ठीक यही पैमाना जॉब के सेक्टर में भी रहा, क्योंकि आप कंप्यूटर सेक्टर में देख लीजिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में देख लीजिए, वहां पे तो एक बूम आया, लोगों को घर बैठे काम करने का अवसर मिला, इंटरनेट की फैसिलिटीज बढ़ गई, कोविड-19 के चलते स्मार्टफोन काफी बिके, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने डिफरेंट पैकेजेस निकाले जिसमें उन्होंने ऑफर किया कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम आपको रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। वो लैपटॉप की टेक्नोलॉजी, टैबलेट्स की टेक्नोलॉजी, वाईफाई का प्रयोग करना, उसके थ्रू काम करना, वो एक व्हाइट कॉलर जॉब जिसमें ऑफिशियल काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक अपने डाटा को दे सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, उनके लिए तो खैर सहूलियत हो सकती है, लेकिन एक डिसेबल्ड जिसका आर्टिफिशियल लिम्ब से ही काम चलना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, एक विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स जिसे जो अपने क्लास में लेक्चर सुन के रिकॉर्डिंग करके या डेजी रिकॉर्डर के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करके पढ़ता है, उसके पास इतने डाटा को सर्च करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, हालांकि सरकार ने जो बजट मैंने ढूंढा, बजट 2020-21 जो गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स बताया कि एक राष्ट्र एक डिजिटल शैक्षिक बुनियादी ढांचा तैयार किया दीक्षा चैनल के माध्यम से। इग्नू का जो स्वयं प्रभा टीवी चैनल है उसके माध्यम से लोगों को पढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई, दृष्टिबाधितार्थ विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी और एनटीएससी की जो बुक्स है उनको डेजी प्रारूप में परिवर्तित किया गया, स्वयं पोर्टल का प्रयोग किया गया, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के माध्यम से सांकेतिक भाषा में उन तक मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए साधन देने की बात हुई। इवन दो मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, उसमें नॉर्मल क्लासेस के साथ साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखा गया जो उस लेक्चर को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जिनके पास साधन थे उन्होंने इसका फायदा उठाया, लेकिन देश की कुल आबादी जो इसी में एक आंकड़ा में और ढूंढ रहा था बजट 2020 की स्पीच में ही, उससे रिलेटेड वो नेट पे अवेलेबल है, तो उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक आरंभ की गई जिसका मेन एम यही था कि जितने लोग प्रभावित हुए कोविड-19 के दौरान, जिनके रोजगार चले गए, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से नवंबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक भारत सरकार ने शुरू किया और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की गई, जिसका मेन मकसद यही था कि इन लोगों को रोजगार के साधन, जैसे कोई बम्बई में काम कर रहा है, कोई अहमदाबाद में काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज बंद हो गई, वहाँ वर्कशॉप बंद हो गए, वहाँ के जो काम करने वाले डेली जो काम करने वाले मजदूर थे उनके सारे साधन बंद हो गए, इवन तो दुकानें बंद हो गई, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने तो दुकान पे काम करने वाले मजदूर, दुकान पे काम करने वाला आम आदमी, उसके सारे साधन हट गए। जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये उस समय कमाता था कोविड-19 के पहले, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, इवन मान लीजिए 2 साल तक वो अपने घर पे बैठा रहा। जितनी उसकी बचत जमा पूंजी थी, जो उसने अपने 10 साल की नौकरी के दौरान या 5 साल की नौकरी के दौरान जो भी उसने इकट्ठा किया था, वो इस दौरान सारा खत्म हो गया। सरकारी मदद के रूप में केवल फ्री राशन मिला, सारे साधन मिले, 500 रुपए, 1,000 रुपए सरकारों ने कुछ जगह बांटा भी, कुछ जगह मिला भी लोगों को, लेकिन वो सबको सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फिक्की, अपने यहाँ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, उसने भी एक स्टडी की, उसने भी एक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का एक ग्रुप बनाया, जो कि कोविड-19 का इम्पैक्ट किस पे पड़ा और डिसेबल्ड सेक्टर में
कितने लोग, कितने डिसेबल्ड उससे इफेक्टेड हुए, उसका एक डाटा उसने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, जो मैंने ढूंढा है, निकाला है। और ये कहता है कि concept of social distancing, which is fundamental in controlling the spread of coronavirus, cannot be emulated by persons with disabilities. For example, many persons with disabilities cannot perform even the most basic activities, such as hand washing and personal hygiene, independently. Moreover, the blind navigate their way through touch. दृष्टिहीन दिव्यांगों का हम सभी जानते हैं कि वो स्पर्श से ही अपनी सारी चीजें समझते हैं, सारी अपनी उनकी आवश्यकताओं के, उनको कौन सा काम करना है स्पर्श के माध्यम से उनको पता चलती है। Persons with intellectual disabilities are also highly dependent on their caretakers and attendants. जो मानसिक रूप से दिव्यांग थे वो भी अपने केयर टेकर्स पे ही आश्रित हो गए। Existing health issues such as diabetes, pulmonary illnesses, weak lower diaphragm functioning, etc. increases the chances of the disease. जो कि डायबिटीज से प्रभावित हैं या पल्मोनरी इलनेस से प्रभावित हैं या उनके फेफड़ों में कोई कमजोरी है, तो उनके बीमारियों की चांसेस, संभावनाएं और बढ़ गई। लॉकडाउन हैज डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन कंपैरिजन टू द नॉन डिसेबल्ड पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा आम आदमी के मुकाबले पर्सन्स विद डिसेबल्ड को सबसे ज्यादा लॉकडाउन ने प्रभावित किया। फॉर एग्जाम्पल, many persons with intellectual disabilities require regular therapy, without which their condition deteriorates. Access to medication has taken a huge blow, with many not having enough medical supplies till the end of the lockdown. लॉकडाउन के खत्म होने तक इन ऐसे लोग जिनको रोजाना फिजियोथेरेपी या क्लिनिकल सर्विसेज की जरूरत थी, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। Groceries have been ordered by the non-disabled. जनरल मर्चेंट्स की दुकान या आप परचून वाली जो दुकान है उस पर डिसेबल्ड आदमी काम नहीं करता। लिविंग नथिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो स्वयं आत्मनिर्भर तो वो नहीं रह पाए। स्पेशल स्कूल्स हैव बीन शट, लीविंग मैनी चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। इस अवधि के दौरान स्पेशल स्कूल्स जितने भी थे सभी बंद रहे। Annuity of passes have left many persons disabled is stranded alone in their homes. पास इतनी आसानी से नहीं बन रहा था। गवर्नमेंट फंक्शनरीज को हम सभी जानते हैं अच्छे से, with no one to take care of them, और उनकी देखभाल करने वाला उनके घर के लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी भी नहीं पहुंच सकता था। In cases where caretakers and attendants have contracted the virus, no substitutes are available for the disabled community. अगर किसी की फैमिली में कोई कोविड-19 अफेक्टेड हो गया तो उस तक मदद भी कोई दूसरा करने के लिए उस दौर में तो बहुत ही कम लोग सामने आ रहे थे। Most of the content available on coronavirus is inaccessible to the deaf, resulting in many uninformed. जो भी मटेरियल था वो मूक बधिरों के लिए या उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर स्टिल नॉट एक्सेसिबल टू द ब्लाइंड्स। जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वो अभी भी दृष्टिहीन दिव्यांग उसका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। Diagnostic and quarantine centers, whether private or public, have inaccessible infrastructure. They do not even have basic lifts or disabled-friendly toilets. जो infrastructure है अपने यहाँ public health care system का जहाँ इनको क्वारंटीन किया गया, अभी आप जाके देखिए जहाँ disabled-friendly toilets नहीं, तो इन दिक्कतों का भी खामियाजा इन दिव्यांगों ने भुगता। The research indicated that unemployment and poverty rates are higher among persons with disabilities, which has worsened their struggle in the time of pandemic. Studies ने बताया कि PWD सबसे ज्यादा दिव्यांगों ने सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर इस कोविड-19 के दौरान खोए हैं। For thalassemia patient, there is an acute shortage of blood supply. जो थैलेसीमिया से प्रभावित हैं उनको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ब्लड उनका चेंज होता है, which is dangerous for their condition. इस दौरान वो भी इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाए। Structure and routines can reduce anxiety for people with intellectual disabilities, but at a time when structure and routine is quickly changing, this can have a big effect on emotional and mental well-being. और एक जगह कैद हो जाने से, एक जगह बंद हो जाने से सबसे ज्यादा हर आदमी स्ट्रेस में रहा। एक स्टडी
और भी है जो मैंने ढूंढी, मुझे मेरी नजर उस पर पड़ी. COVID-19 pandemic and lockdown period has severely impacted mental health, education, livelihoods and social participation of persons with disabilities. ये कहना है a study conducted by the Indian Institute of Public Health, हैदराबाद. IIPH हैदराबाद ने 2020 में ये स्टडी की और उसने इसका अपना रिपोर्ट जो जारी की है वो टाइटल्ड है इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया. द स्टडी वाज रिलीज्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020. और उसने ये स्टडी जो की है वो IIPH, a constituent unit of Public Health Foundation of India, had conducted this study during the lockdown period in collaboration with CBM India, a leading organization in disability inclusive development. और वो कहती है कि 42.5% of Indians with disabilities face problems accessing health care in lockdown. Routine health care, and 28% had to delay their medical appointments during the lockdown period. The study also found that 58% PWDs with pre-existing health conditions face difficulty in accessing routine medical care. As many as, और उसने डाटा इफेक्ट किया. It was conducted across 14 states, including Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Delhi, Uttarakhand, Assam, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, and Maharashtra, in which 403 number of persons with disabilities has taken part in this study, of which 60% were men and 40% women. The respondents had different impairments: 51.6% with physical impairment, 16.1% with visual impairment, 19% with intellectual impairment, and 9.2% with speech and hearing impairment. In this report, Director of IIPH Hyderabad, Mr. GVS Murthy, said people with disabilities suffered significantly more than the rest of the population in accessing health and rehabilitation care during the COVID lockdown. We need to be adequately prepared so that we do not compromise the health needs of people with disabilities, as the country has committed itself to the goal of universal health care as part of sustainable development goals. कहते हैं कि जब चूंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और हमने जो वर्ल्ड मिलेनियम गोल्स, यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, सब जगह सभी की स्वास्थ्य सेवाओं की रीच पहुंच सब तक पहुंचे, उसका एक हम इम्पोर्टेंट सिग्नेटरी हैं. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अन्य चीजों को देखे हुए अपने देश के दिव्यांग जनों तक वो सारी सुविधाएं का फायदा उन तक पहुंचाएं. उन्होंने अपनी स्टडी में पाया, द स्टडी नोटेड that 81% persons with disabilities reported experiencing high level of stress due to factors such as isolation, abandonment and violence during the lockdown period. उन्होंने ये पाया कि 81% दिव्यांग तनाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक जगह बंद रहने से उनमें स्ट्रेस फैक्टर जो है काफी बढ़ गया था. While 34.5% said they needed information on mental health. 34.5 लोगों ने कहा कि हमें मेंटल हेल्थ की जानकारी नहीं मिल पा रही है. Only 25.9% had access to services such as counseling. सिर्फ 26% लोग ही सलाह ले पा रहे थे या काउंसलिंग सेवाओं का फायदा उठा पा रहे थे. Just 20% were able to get regular counseling or therapy during the lockdown period, and 11.4% faced problems getting their regular psychiatric medicines. Even though आम जिनको दवाओं का बड़ किल्लत हो रही थी, तो दिव्यांगों के साथ कितनी दिक्कतें आ रही होंगी ये सब सोच सकते हैं. About 58% who needed regular blood pressure monitoring failed to do so, noted the study. Among 5.2% respondents who needed surgical interventions, 47.5%, 6% could not get it done. Among the 17% requiring rehabilitation services,
59.4% failed to assess them. 403 लोग ही पार्टिसिपेट किए, उसका 60% पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि हम पुनर्वास सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाए इन कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान. A study also gives suggestions to help improve the lives of disabled persons. Some of these are inclusion of PWDs in the implementation of plans, policies, strategies and programs facilitating telemedicine and online counseling for them and disabled friendly COVID-19 protocols. उनका ये स्टडी ये कहती है कि जो इस तरह के मेजर्स जारी किए जाएं उसमें इनको शामिल किया जाए, इनके लिए कोविड-19 फ्रेंडली प्रोटोकॉल्स हों, उनको अवसर दिए जाएं जिससे कि वो आगे बढ़ करके काम कर सकें. लाइवलीहुड पे और जो टोटल अपने वर्क प्लेस पे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो सभी के लिए एक जैसा ही है. अगर हम सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य साधन संपन्न हैं तो हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, वो अपने घरों में कैद है, व्हील चेयर पर चलने के लिए विवश है, हेयरिंग एड का उपयोग करने के लिए विवश है, उसे बैसाखियों की जरूरत है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो एक आम आदमी को भी दिक्कतें काफी झेलनी पड़ती हैं नॉर्मल डेज में. आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कोविड-19 के डेज में जब लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश भर में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच नहीं सकता था जब तक कोई उसकी सिफारिश या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको स्ट्रिक्टली या उसको सिंपैथेटिकली उसको उस चीज को उसकी समस्या को समझ नहीं रही थी. समझने के बाद अगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उस समय सारे हॉस्पिटल्स अभी भी जो ये थर्ड वेव इस समय चल रही है, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सारा ओपीडी सर्विसेज सब जगह बंद है. हॉस्पिटल्स के जो जहाँ लिम्स सेंटर सरकारी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एक ही है, उस समय एक ही था. अपना सीआरसी भी प्रोवाइड करता है, हमारी यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो काफी दिनों 6 महीने 7 महीने तो बंद रहा है, सर्विसेज नहीं दे पाए. हम उनका फायदा जो जिसके लिए हम बैठे हैं वो अपनी सेवाओं का फायदा हम उन तक नहीं पहुंचा पाए. फिर जैसे प्रोटोकॉल्स इशू हुए, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस मिले, उनके हिसाब से हमने उसको चेंजेस किए. कुल मिला के वर्क प्लेस पे और काम करने वाले लोगों के जो रोजगार के अवसर थे, रोजगार के अवसरों में कमी आई. कोविड-19 महामारी ने एक सबक सबको सिखाया कि चाहे वो व्हाइट कॉलर्ड हो, चाहे वो ब्लू कॉलर्ड हो, जॉब करने वाले, उसमें हर आदमी अगर एक दूसरे की सहभागिता से, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे तो वो सारी चीजें अच्छे से कर सकता है. मैं इसी नोट पे, इसी उम्मीद पे अपने इस विचार को यही, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, 4 बज गया है, तो मैं चाहूंगा नागेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ और कहना हो तो बताएं, नहीं तो मेरी तरफ से तो बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए, और अगला अवसर मिलेगा तो उसमें और सारी चीजों को समेटने का प्रयास करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिस आप सबने जो मुझे पेशेंटली सुना. और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से डायरेक्टर सर का हृदय से आभारी हूँ, डायरेक्टर आईपीएस सर का भी हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ, सीआरसी के निदेशक सर को भी आभार व्यक्त करता हूँ, तो उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि इस टॉपिक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं. पीएनडो डिपार्टमेंट, सीआरसी का, नागेश सर का, गणेश सर का और सभी सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. तो उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचारों को आपके सामने रख सका. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. निश्चित ही आपने एक मंत्र स्वरूप बताया कि जाके पैर न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पराई. तो दिव्यांग जनों को वर्क प्लेस पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन पर आपने एक सारगर्भित और वह अनुभवित भाव रखा, जो विभिन्न प्रकार के शोधों से प्राप्त पत्रों के आधार पर एक निष्कर्ष के रूप में हम सभी के बीच में प्राप्त हुए हैं. आपका पुनः पुनः धन्यवाद सर. अब मैं श्री अमित कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और एमएचआरएच तथा अर्ली इंटरवेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना हम सभी को प्रदान करें. श्री अमित कुमार सर. थैंक यू नागेश सर, थैंक यू सतवान सर, थैंक यू सो मच जो आपने आज हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.
साथ ही सभी पार्टिसिपेंट्स को एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मुझे बुलाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24/7 किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चलाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका नंबर है 1800-599-0019। ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 24/7 मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए काम कर रहा है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इत्यादि इमरजेंसीज के लिए ये हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है। अगर इसमें से किसी भी को कोई समस्या है, किसी भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, तो हमारा ये नंबर 24/7 उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये नंबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया, रिसर्च में भी कोविड के समय में अभी काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का अगर मेंटल हेल्थ समस्या है तो उसे छुपाए नहीं, उसे एक्सपर्ट से डिस्कस करें। तो हमारे ये नंबर फिर से मैं दोहराना चाहूंगा और आप इसे नोट कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। 1800-599-0019। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से मैं चाहूंगा कि ये नंबर आप लोग शेयर करें। साथ ही मैं एक इंफॉर्मेशन और भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे सीआरसी लखनऊ में स्टार्ट हो गया है, जिसके अंतर्गत हम 0 to 6 ईयर के बच्चों को यहाँ थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। जिस जो बच्चे 0 to 6 ईयर में अगर उन्हें किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल या विजुअल रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो हमारे यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साथ में मेडिकल कंसल्टेंसी भी दी जा रही है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट, अगर ऐसा कोई बच्चा लगता है जो सीपी, ऑटिज्म, विजुअल इंपेयरमेंट या स्पीच डिलेड या एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिलेड है, डेवलपमेंट माइलस्टोन डिले है, स्पीच प्रॉब्लम है या विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसे हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में भेजें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू सो मच। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़ते हुए गार्गी मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और कार्यक्रम की अगली पंक्ति में धन्यवाद ज्ञापन सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। गार्गी खरे मैम। धन्यवाद नागेश सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने विशेष वक्ता मिस्टर सत्यवान मिश्रा सर को, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाला और इस महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डाला और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम करने में सफल हुए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सीआरसी लखनऊ के निर्देशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे जी का, जिनके मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन के कारण यह कार्यक्रम सफल हुआ। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जी शंकर गणेश सर का, मुकेश कुमार सर का, विकास मिश्र सर का और नागेश पांडे सर का, और हमारे आईटी कंसल्टेंट, आईटी कोऑर्डिनेटर जो हैं सुमित कुमार सर का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे सभी पार्टिसिपेंट का, जिनके सहयोग के बिना, ये जिनके निरंतर सहयोग के बिना और इनके पार्टिसिपेशन के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। अंत में मैं सभी हमारी सीआरसी परिवार को, सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके निरंतर प्रयास से हम ऐसे कार्यक्रम करने में सफल होते हैं। ओवर टू यू नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सूचित है कि चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक पड़ चुकी है। आप सभी उसे विधिवत भर दें, जिससे आपका सर्टिफिकेट ससमय आप सभी तक पहुंचाया जा सके। आप सभी प्यारे प्रतिभागियों को यह
सूचित किया जाता रहा है कि सीआरसी लखनऊ अपनी सभी रचनात्मक गतिविधियों के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वह व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पे अपना निरंतरता के साथ भाव रखता रहा है। आप सभी का जुड़ाव हमारे लिए इस सेवा विस्तार के क्रम में, इस कैपेसिटी बिल्ड करने के भाव में एक बृहद स्वरूप में प्राप्त होता है। आपका सहयोग हम सभी के लिए एक बृहद भाव को प्रदान करता है। अतः आप सभी के जुड़ाव को अधिकतम संख्या में हम प्राप्त करें और आप सभी के माध्यम से हम विशेषज्ञों के भावों को, विशेषज्ञों की विशेषज्ञताओं को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल हो। इसी मनोभाव के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ पे पूर्ण किया जाता है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को सादर प्रणाम।